एपोलाइसिस और डायालाइसिस क्या होती है। मान लो आपके पास एक कंटेनर है, और उस कंटेनर में इस तरह से हमने कोई इस शेप में एक पार्चमेंट मेम्ब्रेन या फिल्टर पेपर लगा दिया है इस प्रकार की शेप में, और इसमें भरा हुआ है दो तरह के मटेरियल। एक को मैंने नाम दिया है कॉलाइडियल सॉल्यूशन और दूसरे को नाम दे दिया क्रिस्टलॉइड। कॉलाइडियल सॉल और क्रिस्टलॉइड को हमें सेपरेट करना है, ठीक है। यहाँ से हम डालेंगे वाटर, तो वाटर का फ्लो रहेगा, वाटर मेम्ब्रेन में एंटर कर जाएगा और क्रिस्टलॉइड के पार्टिकल को इस मेम्ब्रेन से होकर बाहर निकाल देंगे। तो क्रिस्टलॉइड के पार्टिकल यहाँ मेम्ब्रेन से बाहर आ जाएंगे। तो ये आ गए बाहर। हमने सबसे पहले बताया था क्रिस्टलॉइड के पार्टिकल वाटर में घुलकर मेम्ब्रेन से बाहर आ जाते हैं, मेम्ब्रेन को क्रॉस कर सकते हैं। तो क्रिस्टलॉइड के पार्टिकल बाहर आ गए। तो इस प्रकार से इस मेम्ब्रेन में केवल कॉलाइडियल सॉल ही बचा। इस प्रोसेस को हम एपोलाइसिस या डाईलाइसिस कहते हैं। इस प्रोसेस के द्वारा हम लोग कॉलाइडियल सॉल्यूशन में से सेपरेट करते हैं, अलग करते हैं क्रिस्टलॉइड के पार्टिकल को हम अलग कर सकते हैं। तो कॉलाइडियल सॉल्यूशन में से क्रिस्टलॉइड के पार्टिकल बिल्कुल अलग हो जाएंगे। ओके, अच्छा, इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना आपको। अगर हम करते हैं पर्सिस्टेंट डायलाइसिस, ऑन पर्सिस्टेंस डायलाइसिस मतलब बार बार डायलाइसिस करते हैं, तो ऐसा करने से क्रिस्टलॉइड के पार्टिकल पूरी तरह से बाहर निकल जाएंगे, और इनके बाहर रहने से जब ये पार्टिकल होंगे तो इन पर चार्ज होगा, मतलब चार्ज पार्टिकल आपने बाहर निकाल दिए। जब चार्ज पार्टिकल बाहर निकल गए तो कॉलाइडियल सॉल न्यूट्रल हो जाएगा। और इसके न्यूट्रल होने पर इसके पार्टिकल नीचे की तरफ प्रेसिपिटेट हो जाएंगे। तो कॉलाइडियल पार्टिकल न्यूट्रल होने पर प्रेसिपिटेट फॉर्म में चले जाते हैं। सबसे पहले आप समझो, एक मेम्ब्रेन में कॉलाइडियल सॉल और क्रिस्टलॉइड के पार्टिकल मिक्स हैं। यहाँ वाटर हमने फ्लो कराया, वाटर अंदर गया, वाटर क्रिस्टलॉइड के पार्टिकल्स को लेकर बाहर आ जाएगा। तो ये पार्टिकल बाहर आ गए। इस मेम्ब्रेन में केवल कॉलाइडियल पार्टिकल बचे। तो इस तरह से एपोलाइसिस या डायलाइसिस के द्वारा कॉलाइडियल सॉल्यूशन में से क्रिस्टलॉइड के पार्टिकल पूरी तरह से बाहर निकाल दिए। अगर हम बार बार डायलाइसिस कराएं तो क्रिस्टलॉइड के पार्टिकल पूरी तरह से बाहर निकल जाएंगे। इन पर होता है चार्ज। अब चार्ज खत्म हो गया तो कॉलाइडियल सॉल हो गए न्यूट्रल, और न्यूट्रल होकर ये प्रेसिपिटेट हो जाते हैं। तो पर्सिस्टेंट डायलाइसिस से कॉलाइडियल पार्टिकल कोगुलेट हो जाते हैं। एक वर्ड यूज करते हैं प्रेसिपिटेट के लिए, कोगुलेशन।
तो ये कोगुलेशन में चले जाते हैं और फिर ये प्रेसिपिटेट हो जाते हैं। ब्राउनियन मोशन के बारे में सबसे पहले बताया था रॉबर्ट ब्राउन ने पॉलन ग्रेन में इसको समझाया था। पॉलन ग्रेन का जो मूवमेंट था उसे रॉबर्ट ब्राउन ने समझाया था और उसके मूवमेंट को नाम दिया था ब्राउनियन मोशन। मान लो ये है आपका डीएम का पार्टिकल और इस तरह से मैंने डीएम के कुछ पार्टिकल यहाँ रख दिए, डीएम पार्टिकल। और ये है आपका डीपी का पार्टिकल। अब ये इससे टकराया, यहाँ टकराने के बाद ये इधर गया, फिर ये टकरा के यहाँ गया, फिर ये यहाँ से यहाँ टकराया। तो इस डीपी के पार्टिकल के कोलिजन से उसका मूवमेंट का ये पाथ है। तो इस तरह के जिगजैग मोशन को हम बोलते हैं ब्राउनियन मोशन। दोनों का साइज डिफरेंट है, तो हम कहेंगे डिफरेंट साइज है, डिफरेंट साइज ऑफ डीपी पार्टिकल एंड डीएम पार्टिकल। दोनों का साइज डिफरेंट है, तो ये कहलाएगा अनइक्वल कोलिजन या बम्बारमेंट। अनइक्वल कोलिजन कहलाएगा, डिफरेंट टाइप का कोलिजन कहलाएगा। इन दोनों का साइज डिफरेंट है तो इसे बोलेंगे हम अनइक्वल कोलिजन। और इस अनइक्वल कोलिजन की वजह से ये यहाँ टकराया, फिर ये यहाँ आया, फिर यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ गया, तो इसे बोलते हैं जिगजैग मोशन। इसे बोलते हैं जिगजैग मोशन और इसी जिगजैग मोशन को हम बोलते हैं ब्राउनियन मोशन। इसे हम ब्राउनियन मोशन कह सकते हैं। अब एक चीज का ध्यान रखना है, इस डीपी के पार्टिकल में, इस डीपी के पार्टिकल का ये जिगजैग मोशन जितना ज्यादा होगा, ब्राउनियन मोशन जितना ज्यादा होगा, कॉलाइडियल सॉल उतना ही अधिक स्टेबल माना जाएगा। कॉलाइडियल सॉल की स्टेबिलिटी उतनी ज़्यादा मानी जाएगी। इस पार्टिकल में दम है इसलिए ये टकराता फिर रहा है, तो कॉलाइडियल सॉल की स्टेबिलिटी ज़्यादा मानी जाएगी। ब्राउनियन मोशन ज़्यादा होगा तो वो कॉलाइडियल सॉल अधिक स्टेबल माना जाएगा। दूसरा पॉइंट, अगर डीएम का साइज और डीपी का साइज बराबर तो ये यहाँ आके टकराएगा और टकरा के रुक जाएगा। अगर साइज दोनों के सेम है या ये कहो लार्ज साइज है तो ये आपस में टकरा के रुक जाएंगे और ब्राउनियन मोशन स्टॉप हो जाएगा, क्योंकि दोनों एक जैसे साइज के होंगे तो इसको हम बोलेंगे इक्वल कोलिजन। तो इक्वल कोलिजन में दोनों पार्टिकल स्टॉप हो जाएंगे तो ब्राउनियन मोशन भी रुक जाएगा। तो ब्राउनियन मोशन होने के लिए दोनों पार्टिकल का साइज डिफरेंट होना चाहिए, उनके बीच में अनइक्वल कोलिजन होना चाहिए। अनइक्वल कोलिजन से ये पार्टिकल इस तरह से जिगजैग मोशन करते हुए भागेगा और इस जिगजैग मोशन को ही हम नाम देंगे ब्राउनियन मोशन। किंडल इफेक्ट क्या होता है? सबसे पहले आपको पता होना चाहिए लाइट की स्कैटरिंग होती है। लाइट की स्कैटरिंग होती है और सबसे ज़्यादा ब्लू और वायलेट कलर स्कैटर्ड होते हैं और सबसे कम रेड कलर की स्कैटरिंग होती है। स्कैटरिंग पावर होती है सबसे ज़्यादा ब्लू और वायलेट कलर की
और स्कैटरिंग पावर सबसे कम होती है रेड कलर की। अब हमने एक ट्रू सॉल्यूशन लिया, एक कंटेनर में लिया ट्रू सॉल्यूशन, ये आपका ट्रू सॉल्यूशन भरा है, इसमें हम भर दिया ट्रू सॉल्यूशन। तो ये भरा हुआ है ट्रू सॉल्यूशन, इसमें डीपी के पार्टिकल का साइज, डीपी के पार्टिकल का साइज वेरी स्मॉल, बहुत ही छोटा होता है। ओके, अब यहाँ से हमने लाइट डाली, यहाँ से हमने लाइट डाली तो ये लाइट इसी तरह से इसमें से होकर निकल गई। ये हमने इसमें लाइट डाली और ये लाइट इसमें से पास हो गई। आपको इस सॉल्यूशन में कोई भी चेंज दिखाई नहीं दिया, नो चेंज। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि इसका साइज बहुत छोटा है। जब ये साइज बहुत छोटा होगा तो लाइट ऐसे टकराई और ज्यों की त्यों पास हो गई। लाइट की यहाँ स्कैटरिंग नहीं हो पाई, लाइट की स्कैटरिंग नहीं हो पाई है। तो ट्रू सॉल्यूशन में टिंडल इफेक्ट देखने को नहीं मिला। तो नो चेंज मतलब नो टिंडल इफेक्ट, नो टिंडल इफेक्ट, यहाँ किसी प्रकार का टिंडल इफेक्ट देखने को नहीं मिला। अब टिंडल इफेक्ट होता क्या है उस पर थोड़ा ध्यान दो। हमने ये एक और सॉल्यूशन ले लिया, हमने ये एक और सॉल्यूशन ले लिया और इस सॉल्यूशन में भर दिया कॉलाइडियल सॉल्व, कॉलाइडियल सॉल्व भर दिया। अब यहाँ से मैंने लाइट डाली, ये लाइट यहाँ से इस तरह से पास हुई तो हमने क्या देखा कि लाइट इस सॉल्यूशन से जब पास हुई तो ये अंदर का सॉल्यूशन थोड़ा ब्लूइश हो गया, इसके कलर में चेंज आया, कलर चेंज हो गया इसका, मतलब टिंडल इफेक्ट हुआ, टिंडल इफेक्ट हुआ। टिंडल इफेक्ट के अंदर कलर का सॉल्यूशन चेंज हुआ। सॉल्यूशन का जब कलर चेंज होगा तो इसका मतलब है इसका पार्टिकल का साइज बड़ा है, कॉलाइडियल सॉल्व के पार्टिकल का साइज बड़ा है। लाइट इससे टकराई और लाइट के टकराने से, इस पार्टिकल से लाइट टकराई और टकराने से लाइट की हो गई स्कैटरिंग, लाइट की स्कैटरिंग हो गई। जब लाइट की स्कैटरिंग हुई, क्यों हुई? क्योंकि इसका साइज बिग है, लार्ज है, और स्कैटरिंग में सबसे ज़्यादा ब्लू या वायलेट कलर ही देखने को मिला। ब्लू और वायलेट कलर इसमें देखने को मिला। तो सबसे ज़्यादा स्कैटरिंग जो हुई, इस तरह से स्कैटरिंग हुई और स्कैटरिंग हुई सबसे ज़्यादा ब्लू और वायलेट कलर की, ब्लू और वायलेट कलर की स्कैटरिंग सबसे ज़्यादा हुई। इसलिए इस जगह पर पूरा ये बैकग्राउंड ब्लूइश हो गया। इस कंडीशन को फैराडे ने एक्सप्लेन किया था, इसलिए से फैराडे का टिंडल इफेक्ट कहते हैं। और ये टिंडल इफेक्ट केवल कॉलाइडियल सॉल्व में ही पॉसिबल है। इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या होता है? हमने एक यू शेप का ले लिया कंटेनर और उसमें एक रॉड बैटरी के पॉजिटिव से और दूसरी तरफ रॉड नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ दी। ओके, तो इस पर पॉजिटिव चार्ज है तो इस रॉड पे हो गया पॉजिटिव चार्ज, और इधर नेगेटिव है तो इस रॉड पे हो गया नेगेटिव चार्ज। हमने इसमें सॉल्यूशन भर दिया, इसमें हमने सॉल्यूशन भर दिया। मान लो हमने यहां भरा है पॉजिटिव चार्ज का सॉल्यूशन, एक सॉल्यूशन इधर भर दिया और एक सॉल्यूशन भर दिया इधर। ओके, तो ये है नेगेटिव प्लेट, तो इधर भरा हुआ सॉल्यूशन होना चाहिए पॉजिटिव चार्ज का, तो इसका इधर की साइड में मूवमेंट चलेगा और ये पॉजिटिव चार्ज इस रॉड पे जाके चिपक जाएगा।
और इधर होना चाहिए नेगेटिव चार्ज, इसका मूवमेंट इधर चलेगा और नेगेटिव चार्ज का सॉल्यूशन इस पॉजिटिव प्लेट पर चिपक जाएगा। हमेशा अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट होते हैं, तो इस पर नेगेटिव चार्ज है तो ये पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा, इस पर पॉजिटिव चार्ज है तो ये नेगेटिव चार्ज को अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेगा। ओके, अब पॉजिटिव चार्ज का नेगेटिव प्लेट की तरफ, नेगेटिव प्लेट को हमने नाम दिया कैथोड और पॉजिटिव प्लेट को हमने नाम दे दिया एनोड। ओके, ये आपका पॉजिटिव चार्ज कहलाएगा कैटाइन और नेगेटिव चार्ज कहलाएगा एनाइन। तो जो कैटाइन है पॉजिटिव चार्ज, उसका मूवमेंट हो रहा है कैथोड की तरफ, पॉजिटिव चार्ज मूव कर रहा है कैथोड की तरफ, तो इसे हम नाम देंगे कैटाइन का मूवमेंट कैटाफोरेसिस। इधर नेगेटिव आयन एनाइन मूवमेंट कर रहा है एनोड की तरफ, तो इसको हमने नाम दिया एनाफोरेसिस, एनाफोरेसिस नाम दे दिया। ओके, कॉलाइडियल सॉल्व का मूवमेंट, कॉलाइडियल सॉल्व का मूवमेंट हो रहा है इन इलेक्ट्रिक फील्ड, इन इलेक्ट्रिक फील्ड। आपने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया और उसकी प्रेजेंस में कैटाइन और एनाइन का मूवमेंट हुआ, कॉलाइडियल सॉल्व का मूवमेंट हुआ, इसे बोलते हैं हम इलेक्ट्रोफोरेसिस। ओके, इससे क्या पता चल रहा है, इस प्रैक्टिकल से पता क्या चल रहा है? तो पहला पॉइंट, यहां कॉलाइडियल सॉल्व मूवमेंट कर रहा है अपोजिट पोल की तरफ। ठीक है, यहां पहला पॉइंट पता चल रहा है चार्ज, ये जो चार्ज है प्लस या माइनस का, ये जो चार्ज है प्लस या माइनस का, ये चार्ज है ऑन डीपी, चार्ज ऑन डीपी पार्टिकल। दो तरह के सॉल्यूशन में पार्टिकल होते हैं, डीपी और डीएम। तो यहां ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जो हम शो कर रहे हैं वो चार्ज है ऑन डीपी। दूसरा, कितनी स्पीड से ये मूवमेंट हुआ, वो स्पीड हम बता सकते हैं। तो स्पीड ऑफ द कॉलाइडियल सॉल्व, कॉलाइडियल सॉल्व के जो पार्टिकल हैं, डीपी के जो पार्टिकल हैं, वो कितनी स्पीड से मूवमेंट कर रहे हैं, उसके लिए फॉर्मूला लिख रहा हूं। स्पीड इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट, ऐसे बनाते हैं, एप्सिलॉन नॉट ई के, इसको बोलते हैं एप्सिलॉन, एप्सिलॉन और यह ई, एप्सिलॉन ई के अपॉन 4 पाई ईटा। स्पीड के लिए फॉर्मूला है एप्सिलॉन, एप्सिलॉन ई के अपॉन 4 पाई ईटा। ओके, अब इसमें कौन सी चीज क्या है उस पर ध्यान दे लो। यहां लिख देता हूं, यहां एप्सिलॉन, एप्सिलॉन इसको बोलते हैं जीटा पोटेंशियल, जीटा पोटेंशियल। अब जीटा पोटेंशियल क्या है, इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे आगे, अभी केवल रिप्रेजेंटेशन ध्यान रखो। ईटा इसको बोलते हैं एप्सिलॉन, जिसको बोलते हैं जीटा पोटेंशियल। यहां ई है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड, यहां लिख देता हूं, ई है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ओके, और के है यहां डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, के है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, और ईटा है विस्कोसिटी कोफिशिएंट। यहां ईटा होता है विस्कोसिटी कोफिशिएंट। तो इस फॉर्मूले से हम डीपी के पार्टिकल की स्पीड भी बता सकते हैं। इलेक्ट्रोऑस्मोसिस, इलेक्ट्रोऑस्मोसिस से हम चार्ज पता करते हैं डीएम पार्टिकल पर। इस टेक्निक के द्वारा चार्ज पता चलता है
ऑन डीएम डिस्पर्जन मीडियम, ये नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी, कोई एक चार्ज मान के हम चलेंगे यहां। तो चार्ज ऑन डीएम डिस्पर्जन मीडियम सॉल्वेंट के अंदर कौन सा चार्ज है, ये इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस से पता चलेगा। कैसे पता चलेगा उस पर ध्यान दो। इसमें ध्यान सुनिए आप, यहां भरा हुआ है इस लेवल तक वाटर, इस लेवल तक वाटर भरा हुआ है, इसमें इस पूरे में वाटर भरा हुआ है, यहां भी वाटर भरा हुआ है, ये वाटर भरा हुआ है पूरा इस लेवल तक, ठीक है। तो इसमें भरा हुआ है वाटर, ओके। वाटर मतलब डीएम डिस्पर्जन मीडियम। तो इस जगह पर मैं दो पार्टिकल दिखा रहा हूं, एक पार्टिकल दिखा दिया ये डीएम का और एक पार्टिकल दिखा दिया ये डीपी का, ओके। अब मान लो डीपी पर पॉजिटिव चार्ज है, मान लिया मैंने, और इस पर नेगेटिव चार्ज है, ओके। उल्टा भी हो सकता है ये। अब मैंने ये दो रॉड लगाई हैं, ये बैटरी का पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव रॉड हो गई, और ये नेगेटिव है तो ये नेगेटिव रॉड हो गई, ओके। तो इसको मैं नाम दिया कैथोड, नेगेटिव प्लेट को, और पॉजिटिव प्लेट को नाम दे दिया एनोड। यहां तक क्लियर है। अब हुआ क्या, यहां भी वाटर है, वाटर मतलब डीएम, उसमें डीपी के पार्टिकल मिक्स हैं। अब हुआ क्या, जैसे ही आप इलेक्ट्रिक फील्ड लगाओगे, जैसे ही आप इलेक्ट्रिक फील्ड लगाओगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने पर ये जो डीएम का पार्टिकल है, वो डीएम का पार्टिकल, ये आपकी मेम्ब्रेन है, दो मेम्ब्रेन लगा रखी हैं, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। और हमें पता होना चाहिए ऑस्मोसिस केवल वाटर के मॉलिक्यूल की होती है। तो यहां से डीएम का पार्टिकल पॉजिटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्ट हुआ, पॉजिटिव प्लेट की तरफ डीएम का पार्टिकल अट्रैक्ट हुआ। इस पॉजिटिव चार्ज ने इस नेगेटिव चार्ज को अपनी ओर अट्रैक्ट किया, तो यहां वाटर का लेवल कम हुआ। जब वाटर यहां कम होगा, सोचो यहां जैसे ही ये पार्टिकल इधर आया वाटर का, तो यहां वाटर कम हुआ। इस वाटर की कमी को पूरा करने के लिए ये वाला वाटर इधर आएगा, ओके। सोचो ये वाला वाटर डीएम का यहां अट्रैक्ट हुआ, ओके। जब पॉजिटिव की तरफ ये अट्रैक्ट हुआ तो पता चल गया ये नेगेटिव चार्ज है, तो चार्ज पता चल गया डीएम पर कैसा है, नेगेटिव, ओके। अब ये यहां आ गया तो यहां वाटर का लेवल बढ़ा, तो इस जगह पर ये लेवल जो है वाटर ऐसे आएगा और यहां से ऊपर की तरफ लेवल चढ़ा, तो वाटर लेवल इस जगह पर तो राइज हुआ, ओके। अब यहां वाटर की कमी हुई तो यहां से वाटर यहां आया, जब यहां का वाटर यहां आएगा तो इस लेवल को हम चेक करेंगे तो ये डाउन होना शुरू हो जाएगा। तो यहां वाटर का लेवल क्या होगा, डाउन होगा। तो यहां वाटर का लेवल डाउन होगा क्योंकि वाटर यहां से निकल के यहां आएगा और यहां से निकल के यहां आएगा, तो ये लेवल बढ़ जाएगा। तो इससे पता चल जाएगा कि इस प्लेट ने किसको अट्रैक्ट किया, तो हम कहेंगे नेगेटिव चार्ज को। तो इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस के द्वारा चार्ज ऑन डीएम पता लग गया। तो पार्टिकल डीएम पर, वाटर मॉलिक्यूल पार्टिकल पर कैसा चार्ज है, ये हम इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस टेक्निक से पता कर लग सकते हैं, ओके। अब डीएम पर चार्ज कैसे प्रेजेंट आया, कैसे ये डेवलप होता है, इसकी एक एडजॉर्प्शन थ्योरी है, डबल लेयर थ्योरी है, वो हम समझते हैं। चार्ज ऑन डीएम, कैसे चार्ज डिस्पर्जन मीडियम पर आता है। मान लो आपके पास इस जगह पर एक सॉल्यूशन भरा हुआ है और वो सॉल्यूशन है KI का, ओके, लिमिटिंग अमाउंट में, और यहां इसमें मैं मिला रहा हूं सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन एक्सिस में, ज्यादा अमाउंट में।
तो इन दोनों की आपस में रिएक्शन होगी, इन दोनों की रिएक्शन हुई आपस में, और फाइनली दोनों की रिएक्शन होने पर Ag प्लस ने I नेगेटिव को कंबाइन किया और मान लो AgI का एक कॉलाइडियल सॉल्व बन गया। Ag और I कंबाइन करके AgI का एक कॉलाइडियल सॉल्व बना, और इसके K पॉजिटिव ने इसके NO3 से कंबाइन किया, तो KNO3 का दूसरा कॉलाइडियल सॉल्व बना। मान लो हम कॉलाइडियल सॉल्व AgI के बारे में एक्सप्लेन करना चाहते हैं, तो इसके बारे में क्या एक्सप्लेनेशन हमको करना है वो हमको समझना है। ओके, थोड़ा ध्यान दो। AgI का सॉल्व बना, AgI का कॉलाइडियल सॉल्व बना। ओके, इन दोनों में ये लिमिटिंग अमाउंट में था, तो ये तो पूरा कंज्यूम हो गया, पूरा कंज्यूम हो गया ये, और ये एक्सिस में है, तो हमारे पास ये बचा AgNO3 भी बचा। ओके, ये कॉलाइडियल सॉल्व है और ये आपके पास बचा सॉल्यूशन AgNO3 का। अब मैं जो कह रहा हूं उस पर ध्यान देना। AgI में से और इसमें से कौन से आयन आपस में सिमिलर हैं? तो आप कहोगे सर Ag सिमिलर है, Ag सिमिलर है। ओके, Ag सिमिलर है। अब हम क्या लिख रहे हैं उस पर ध्यान देना। AgI तो कॉलाइडियल सॉल्व है, उसके साथ बाउंडेशन में है Ag प्लस, और Ag प्लस के साथ बाउंडेशन में है NO3 नेगेटिव। Ag प्लस सरफेस पर जुड़ेगा AgI के, क्योंकि ये दोनों कॉमन है, और Ag प्लस से जुड़ा हुआ है NO3 नेगेटिव। अब इसे जोड़ेंगे कैसे उस पर ध्यान देना। तो सबसे पहले बनाओ AgI, तो ये हो गया आपका AgI का कॉलाइडियल सॉल्व। इस पर एडजॉर्ब होगा सिमिलर आयन, सिमिलर आयन कौन है? Ag प्लस। तो हमने इसके चारों तरफ Ag प्लस को अरेंज कर दिया, तो ये देखो Ag प्लस, ये देखो Ag प्लस, Ag प्लस, Ag प्लस। ओके, ये हमने इसके साथ इस तरह से बाउंडेशन में ले आए, ये इसके साथ चिपक गया, AgI के सरफेस पे आके ये जुड़ गया, AgI के सरफेस पे आके ये जुड़ गया। तो ऐसे ये मान लो जुड़ा हुआ है, ये इसके सरफेस पे आके जुड़ गया। ओके, ये इसके सरफेस पे आके जुड़ गया, और Ag प्लस से जुड़ा है NO3, Ag प्लस से जुड़ा है NO3, तो इसके चारों तरफ Ag प्लस के चारों तरफ, Ag प्लस के चारों तरफ हमने जोड़ा NO3। तो Ag प्लस से जोड़ा हमने इस जगह पर NO3 नेगेटिव, यहां जोड़ दिया हमने NO3 नेगेटिव, यहां जोड़ दिया हमने NO3 नेगेटिव, और यहां जोड़ दिया हमने NO3 नेगेटिव। ओके, तो इस तरह से ये जुड़ गए, समझ में आ रहा है? तो सबसे पहले ये तो हो गया आपका, सबसे पहले हम बात करें तो AgI के ऊपर, AgI के ऊपर Ag प्लस जुड़ा हुआ है, AgI के ऊपर इस तरह से टच है, थोड़ा दूर दिखा दिया मैंने, यहां दिखा देता हूं, ये Ag प्लस टच हो गया। तो इस पूरी लेयर को टच होने के बाद पहली लेयर को बोलते हैं हम फर्स्ट लेयर। तो ये हो गई आपकी फर्स्ट लेयर। इस फर्स्ट लेयर को हमने नाम दिया फिक्स लेयर, इसको हमने नाम दिया फिक्स लेयर। ओके, अब NO3 की ये सेकेंड लेयर है, तो इसको हमने नाम दिया सेकेंड लेयर, और सेकेंड लेयर को मैं नाम दे रहा हूं डिफ्यूज लेयर या मूवेबल लेयर। तो मैंने इसको नाम दिया मूवेबल, मूवेबल का मतलब होता है घूमने वाला, मूवेबल लेयर, या कह सकते हो डिफ्यूज लेयर, डिफ्यूज लेयर। मतलब Ag प्लस AgI के सरफेस पर चिपका है, तो ये तो फिक्स हो गया, और NO3 उसके चारों तरफ चक्कर लगा सकता है, तो ये हो गया मूवेबल लेयर, सेकेंड लेयर मूवेबल लेयर। तो दो लेयर हो गई। इस पूरी थ्योरी को बोलते हैं डबल लेयर थ्योरी। ओके, अब एक बात सोचो, ये फर्स्ट लेयर है, ये सेकेंड लेयर है, ये फर्स्ट लेयर और ये सेकेंड लेयर। ओके, दो लेयर है।
मान लो ये है आपका AgI, इससे चिपका हुआ है Ag प्लस और उससे चिपका हुआ है NO3 नेगेटिव। तो आपके पास दो लेयर हो गई, ये हो गई फर्स्ट लेयर और ये हो गई सेकंड लेयर। और इन दोनों लेयर में चार्ज का डिफरेंस हो सकता है, इस पर पॉजिटिव चार्ज है, इस पर नेगेटिव चार्ज है, तो यहां हुआ चार्ज डिफरेंस। और इस चार्ज डिफरेंस की वजह से एक पोटेंशियल डेवलप होता है जिसको हम नाम देते हैं जीटा पोटेंशियल। दोनों फिक्स लेयर और मूवेबल लेयर के बीच में चार्ज डिफरेंस की वजह से एक पोटेंशियल डेवलप होगा जिसको हम नाम देते हैं जीटा पोटेंशियल। पहला पॉइंट तो ये ध्यान रखना है। और दूसरा पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है वो मैं साइड से लिख देता हूं। ध्यान रखना, एक स्टेबल कॉलाइडल सॉल्व के लिए, एक स्टेबल कॉलाइडल सॉल्व के लिए जीटा पोटेंशियल की वैल्यू, एक स्टेबल कॉलाइडल सॉल्यूशन के लिए जीटा पोटेंशियल की वैल्यू 0.02 से 0.30 वोल्ट से कम होना चाहिए। जीटा पोटेंशियल की वैल्यू 0.02 से 0.03 वोल्ट से कम होना चाहिए, तो जो कॉलाइडल सॉल्व होता है वो अधिक स्टेबल माना जाता है।